Good morning students, me myself Dr. Kumar Kartik, PNB कॉलेज भागलपुर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने विगत 2 दिनों से आप लोगों के साथ 1911 की चीनी क्रांति के संबंध में परिचर्चा की है, जिसमें कि मैंने प्रयास किया है कि 1911 की चीनी क्रांति की पृष्ठभूमि के साथ साथ मुख्य कारणों पर भी परिचर्चा की जाए और 1911 की चीनी क्रांति के कारणों के संबंध में हम लोगों ने परिचर्चा की है। मैंने बताया था आपको कि 1911 की चीनी क्रांति के कारण क्या थे और जो कुछ कारण बच रहे हैं उसकी परिचर्चा हम लोग आज करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चीनी क्रांति के 1911 में जो चीन की क्रांति हुई है उसके प्रमुख कारण क्या थे, तो पहला कारण था विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष। पहला कारण हम लोगों ने परिचर्चा की है, विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष। दूसरा कारण मंचू प्रशासन के प्रति घृणा। तीसरा कारण संसदीय शासन व्यवस्था की मांग की उपेक्षा। चौथा कारण जनसंख्या वृद्धि। पांचवा कारण अकाल और बाढ़ की भयावह स्थिति। छठा कारण आर्थिक दुर्व्यवस्था। सातवां कारण प्रवासी चीनियों का योगदान। आठवां कारण नए विचारों का आगमन। नौवां कारण बौद्धिक जागरण। 9वें कारण तक हम लोगों ने परिचर्चा की थी और बौद्धिक जागरण के संदर्भ में ही, जो कि 1911 की चीनी क्रांति का 9वां कारण है, उसमें मैंने परिचर्चा की थी कि येनफू नामक विद्वान ने जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी और मॉन्टेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तकों का रूपांतरण चीनी भाषा में किया, जिससे कि चीनी नागरिकों को उसके संबंध में जानकारी मिल सके। और जैसा कि आपको पता है कि 19वीं सदी के अंत तक समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा। छापे खाने के आविष्कार होने से मुद्रण कार्य में तीव्रता आई और इस प्रकार विदेशी आचार विचार से, विदेशी ज्ञान विज्ञान से चीनी नागरिक अवगत हुए और इन सब बौद्धिक जागरण में विभिन्न विद्वानों के द्वारा संपादित योगदान ने किए गए क्रियाकलापों ने 1911 की क्रांति की बीज बोई या 1911 की क्रांति का बीजारोपण किया। तो 9वां कारण हम लोगों ने चर्चा की थी, बौद्धिक जागरण। आज हम लोग 10वां कारण चर्चा करेंगे। 10वें कारण का कि 1911 की चीनी क्रांति का प्रमुख कारण में 10वां स्थान कौन सा था, तो 10वां कारण है डॉक्टर सन यात सेन का नेतृत्व। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर सन यात सेन को चीनी क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर सन यात सेन को चीनी क्रांति का जनक माना गया है, जिन्होंने बौद्धिक और क्रांतिकारी पृष्ठभूमि का निर्माण करते हुए 1911 की चीनी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो डॉक्टर सन यात सेन, जिनका जन्म 1866 ईस्वी में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और किसान जो कि काफी गरीब थे, उन्होंने अपनी स्थिति से उबरने के लिए डॉक्टर सन यात सेन के पिता ने अपनी आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए ईसाई धर्म ग्रहण किया। क्रिश्चियन रिलीजन में वो चले गए, उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया और उसके बाद ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद डॉक्टर सन यात सेन को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया और डॉक्टर सन यात सेन ने विदेश में अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने भी आपको बताया कि डॉक्टर सन यात सेन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और इन्हें चीनी क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने खुद 1884 ईस्वी में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया।
डॉक्टर सन यात सेन ने 1884 ईस्वी में ईसाई धर्म ग्रहण किया और 1887 ईस्वी 1887 में इन्होंने हांगकांग के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। 1884 में इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया और 1887 ईस्वी में हांगकांग मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ और उसके बाद इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था और ये हर समय चीनी सरकार को सत्ता से पदच्युत करने के संदर्भ में सोचते रहते थे और संगठन की नींव डालते रहते थे। और जैसा को आपको पता है कि इन्होंने 1895 में कैंटन में होने वाले विद्रोह में भाग लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1895 में कैंटन के जिस विद्रोह में डॉक्टर सन यात सेन ने भाग लिया वो असफल हुआ और इन्हें भाग करके विदेश जाना पड़ा। बाद में इनको गिरफ्तार करने के लिए चीनी सरकार ने इनाम की भी घोषणा की और डॉक्टर सन यात सेन एक देश से दूसरे देश भागते रहे, कभी हवाई द्वीप, कभी जापान, कभी हांगकांग, इस तरह से एक देश से दूसरे देश वो जाते रहे। लेकिन उनके मन में हर समय यही इच्छा जागृत होती रहती थी कि किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी सुदृढ़ तंत्र से, किसी ना किसी सैन्य तंत्र से या एक सुदृढ़ संगठन के द्वारा चीन की मंचू सरकार को पदच्युत किया जाए, जिससे कि चीनी नागरिकों का कल्याण हो सके और चीन में जो पाश्चात्य प्रभुत्व है, पाश्चात्य व्यापारियों का, पाश्चात्य देशों का जो प्रभुत्व है उसकी समाप्ति हो सके। इसी संदर्भ में इन्होंने हवाई द्वीप में सिंग चुंग हुई हवाई द्वीप में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था सिंग चुंग हुई, जिसको कि चीनी पुनरुद्धार समाज यानी के चीन के पुनः उद्धार करने वाले समाज, चीनी पुनरुद्धार समाज की स्थापना इन्होंने हवाई द्वीप में की जिसका नाम था सिंग चुंग हुई। और इस संस्था के द्वारा इन्होंने हवाई द्वीप में जो प्रवासी चीनी थे, जो चीनी छात्र वहां पर रह रहे थे, उसके बीच में उन्होंने देशभक्ति की भावना जागृत करने की कोशिश की। तो हवाई द्वीप में डॉक्टर सन यात सेन ने सिंग चुंग हुई नामक संस्था का गठन किया और उसके सदस्यों में चीन के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत करने की कोशिश की। और यही संस्था सिंग चुंग हुई 1905 में पुनर्गठित होती हुई तुंग मेंग हुई के नाम से पुनर्गठित हुई। इसी सिंग चुंग हुई को 1905 में कुछ चीनी छात्रों ने मिलकर के, जापानी छात्रों ने, चीनी छात्रों ने मिलकर के तुंग मेंग हुई नाम से पुनर्गठित किया। और तुंग मेंग हुई संस्था जो कि 1905 में पुनर्गठित हुई थी, सिंग चुंग हुई जो कि हवाई द्वीप में स्थापित हुई थी, यही संस्था 1905 में पुनर्गठित होकर तुंग मेंग हुई नाम से प्रचलित हुई। तो तुंग मेंग हुई संस्था ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि चीन में क्रांति आवश्यक है और बिना क्रांति के मंचू सरकार का पतन नहीं हो सकता है। इसलिए तुंग मेंग हुई ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि चीन में क्रांति आवश्यक है, क्योंकि चीन की क्रांति इसलिए भी जरूरी है कि उसके द्वारा ही मंचू शासन को समाप्त किया जा सकता है और मंचू शासन ही चीन की दुर्दशा के लिए मूल रूप से जिम्मेदार है। तो चीन की दुर्दशा को समाप्त अगर करना है तो मंचू सरकार को समाप्त करना होगा, मंचू सरकार को पदच्युत करना होगा। यही तुंग मेंग हुई नामक संस्था की घोषणा थी और इसने चीन में बौद्धिक विचारों को प्रसारित किया और इन्होंने अपने आदर्श की घोषणा की। 1905 में जो तुंग मेंग हुई नामक संस्था गठित हुई, इसने अपने आदर्शों की घोषणा की और इसके आदर्श के फर्स्ट स्टेप जो थे, प्रथम आदर्श इनका था चीन में मंचू शासन की समाप्ति, यानी कि किसी भी प्रकार से चीन में मंचू शासन को पदच्युत किया जाए।
दूसरा आदर्श था इनका पाश्चात्य देशों के शासन से चीन को मुक्त करना। तो पहला आदर्श था चीन में मंचू शासन की समाप्ति, दूसरा आदर्श था पाश्चात्य देशों के शासन से चीन को मुक्त कराना, और तीसरा था देश की भूमि का राष्ट्रीयकरण करना, जिससे कि कोई भी गरीब नहीं रह सकते, कहीं भी बेकारी नहीं हो, कहीं भी बेरोजगारी नहीं हो, कहीं भी भूखमरी नहीं हो, और कोई भी चीनी नागरिक लाचार या विवश नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि तुंगमेंग हुई, जिसका गठन 1905 में डॉक्टर सन यात सेन ने किया था चीनी छात्रों की मदद से, वो उसके आदर्श कितने स्पष्ट और कितने प्रबल थे, और उनका पहला ही आदर्श था चीन से मंचू शासन की समाप्ति, दूसरा आदर्श था पाश्चात्य देशों के शासन से चीन को मुक्त करना, और तीसरा आदर्श था चीन की भूमि का राष्ट्रीयकरण करना। अर्थात तुंगमेंग हुई ने यह क्लियर किया कि किसी भी तरह से चीन में मंचू सम्राट को पदच्युत करना होगा, और यहाँ से विदेशी आधिपत्य को समाप्त करना होगा, जिससे चीनी नागरिकों का आर्थिक दिवालियापन जो है वो कमेगा, उसका जो नैतिक पतन हो रहा है वो रुकेगा, और चीन फिर से एक बार स्वर्गीय साम्राज्य की ओर, ईश्वरीय साम्राज्य की ओर अग्रसर होगा। तो डॉक्टर सन यात सेन ने काफी जोरदार ढंग से, जिसे कि चीनी क्रांति का जनक माना जाता है, उन्होंने बौद्धिक और क्रांतिकारी पृष्ठभूमि तैयार की इस 1911 की चीनी क्रांति के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 10वां कारण है डॉक्टर सन यात सेन का नेतृत्व। उसके बाद हम लोग चलेंगे 11वें कारण पर, जो कि है तात्कालिक कारण, और तात्कालिक कारण को मैंने दो पार्ट में किया है, दो संदर्भ में समझना होगा। और पहला तात्कालिक कारण है केंद्र सरकार की रेल नीति। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक चीन की क्रांति जो कि 1911 में घटित हुई, उसके 10 कारण हम लोग जान चुके हैं, और उसका 11वां कारण है चीन की क्रांति के 11वें कारण है तात्कालिक कारण, जिसमें पहला है केंद्र सरकार की रेल नीति। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि विदेशी आधिपत्य से वेस्टर्न कंट्रीज की सरकार जिस प्रकार से मंचू सरकार का अपमान कर रही थी, मंचू सरकार अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, उसके पास इतना बजट नहीं था, आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वो कोई नई व्यवस्था चीन में कायम कर सके, किसी भी तरह की कोई नया काम चीन में कर सके। तो रेल नीति के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, और 1909 से लेकर के 1911 तक चीन में रेल नीति जो थी वो प्रांतीय सरकार के ऊपर डिपेंड करती थी, यानी प्रांत में जो सरकार गठित थी, प्रांतीय सरकार का दायित्व था कि वो रेल नीति का निर्माण प्रांतीय सरकार ही करती थी, उसमें लगने वाली पूंजियों का निर्माण भी वही करती थी, और उसके आय व्यय की देखरेख भी प्रांतीय सरकार ही करती थी। लेकिन 1911 तक स्थिति इतनी दुर्बल हो गई थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मंचू सरकार अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, और वो आर्थिक दिवालियेपन की तरफ इस कदर बढ़ चुकी थी, ऋणग्रस्तता इतनी ज्यादा थी, हर्जाने की राशि इतनी लदी हुई थी कि मंचू सरकार स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं कर सकती थी, और इसी धनाभाव के कारण उन्होंने विवशतापूर्ण ढंग से विदेशी कंपनी को रेल निर्माण का ठेका दे दिया। अपनी आर्थिक स्थिति से विवश होकर, आर्थिक स्थिति की लाचारी को देखते हुए मंचू सरकार ने प्रांतीय शासकों को रेल नीति की मंजूरी देने की अपेक्षा धनाभाव के कारण विदेशी कंपनियों को रेल निर्माण का ठेका दे दिया, और जिसको लेकर के प्रांतीय सरकार बहुत ज्यादा चिंतित थी। तो वो विदेशी प्रभाव से प्रांतीय सरकार बहुत ज्यादा चिंतित थी कि जिस प्रकार से धनाभाव के कारण विदेशी कंपनी को ठेका दिया गया है, इसके कारण विदेशी
वर्चस्व और ज्यादा चीन में बढ़ेगा और चीन के सम्मान पर और ज्यादा ठेस लगेगी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने चीन की केंद्रीय सरकार यानी प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार में मतभेद हुआ और संघर्ष शुरू हो चुका था प्रांतीय सरकार में और केंद्र की मंचू सरकार में। तो इस समय में जिस समय की रेल निर्माण के लिए विदेशी कंपनी को ठेका दे दिया गया और विदेशी प्रभाव के बढ़ने से प्रांतीय सरकार काफी चिंतित थी। उनका कहना था कि इसमें आय व्यय जो है वो विदेशियों की अपेक्षा प्रांतीय सरकार के नेतृत्व में हो, जिससे कि रेल नीति का नियंत्रण और रेल नीति का संचालन प्रांतीय सरकार ही करे। लेकिन दुर्भाग्यवश रेल निर्माण का जो ठेका है वो विदेशी कंपनी को दे दिया गया और प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार में मनमुटाव उत्पन्न हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसी क्रम में जेचुआन प्रांत में रेल निर्माण के लिए जो पूंजी दी गई थी, साझेदारों ने जो पूंजी व्यय किया गया था, जेचुआन प्रांत में जिन साझेदारों ने रेल निर्माण के लिए पूंजी दी थी, वहां पर मैनेजरों ने, उसके प्रबंधकों ने उन पूंजियों को कहीं अन्य जगहों पर खर्च कर दिया। और जब वो पूंजी कहीं अन्य जगह पर खर्च हो गया और जब साझेदारों के द्वारा इसके संबंध में मांग की गई, तो सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने 50% से भी कम का बॉन्ड देना तय किया। यानी कि जिन साझेदारों ने अपनी पूंजी लगाई थी, उन साझेदारों को 50% से भी कम का बॉन्ड जारी किया गया, जिस कारण उन साझेदारों ने विरोध पत्र भी दायर किया। लेकिन इसके खिलाफ उन साझेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार विद्रोह की चिंगारी जो है वो जेचुआन प्रांत से शुरू हुई और ये घटना है सितंबर 1911 में। सितंबर 1911 में जेचुआन प्रांत के साझेदारों ने जब विरोध पत्र दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बंदी बना लिया गया। तो विद्रोह का बीजारोपण जेचुआन प्रांत से सितंबर 1911 में हो गया और यही है तात्कालिक कारण। और इसी समय दुर्भाग्यवश जब इन साझेदारों को बंदी बनाया गया, उसी समय में डियर स्टूडेंट्स, जिस समय में इनको बंदी बनाया गया, तो दुर्भाग्यवश 10 अक्टूबर सितंबर 1911 में इन साझेदारों को बंदी बनाया गया और 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को हेंको की एक रूसी बस्ती के एक मकान में बम विस्फोट हो गया। यानी कि 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को हेंको की एक रूसी बस्ती के एक घर में बम विस्फोट हुआ। तो सितंबर 1911 में जेचुआन प्रांत में साझेदारों को 50% से कम बॉन्ड देने के खिलाफ जब उन्होंने विरोध पत्र दिया तो उन्हें बंदी बनाया गया सितंबर 1911 में। और इसी समय 10 अक्टूबर 1911 में हेंको की एक रूसी बस्ती के एक घर में बम विस्फोट हुआ, जो कि माना गया था कि वो घर क्रांतिकारियों का अड्डा था। और उसके बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई चीनी सरकार द्वारा और इसी धरपकड़ में कुछ सैनिक अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। अब जब सैनिक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो सेना में इस चीज को लेकर के आक्रोश था कि चीनी सरकार हमारे सैनिक अधिकारियों को भी विद्रोही ना मान ले, और इसीलिए सेनाओं ने विद्रोह कर दिया। कुछ सैनिक अधिकारियों को जब अरेस्ट किया गया 10 अक्टूबर 1911 को हेंको की घटना के बाद, जब गिरफ्तार किया गया कुछ सैनिक अधिकारियों को, तो सेना में आक्रोश हुआ और सैनिकों ने विरोध कर दिया। और जब सैनिकों ने विरोध कर दिया तो उन्होंने वायसराय के दफ्तर में आग लगा दी। वायसराय के दफ्तर में आग लगा दी, जिस कारण वायसराय और सेनापति को नगर छोड़कर बाहर भागना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, परिचर्चा मैंने की थी तात्कालिक कारण में, जो कि 11वां कारण
रेल नीति, जिसमें कि आपने देखा सितंबर 1911 में जेचुआन प्रांत में कुछ साझेदारों को बंदी बना लिया गया और उसी समय में एक घटना घट गई हेंको की एक रूसी बस्ती के एक घर में। तो ये दो घटनाएं हैं तात्कालिक कारण में। पहला है कि केंद्र सरकार की रेल नीति, जिसमें उन्होंने प्रांतीय सरकार को साझेदारी ना बना करके विदेशी कंपनी को ठेका दे दिया और जिस कारण विरोध हुआ और विरोध की चिंगारी सितंबर 1911 में जेचुआन प्रांत से फैली और इसी में तात्कालिक कारण में इस विद्रोह के जस्ट बाद दुर्भाग्यवश जब इन विद्रोहियों को बंदी बनाया जा रहा था, उसी समय में 10 अक्टूबर 1911 को हेंको की एक रूसी बस्ती के एक घर में बम विस्फोट हुआ और पता चला कि वो घर जो है क्रांतिकारियों का अड्डा है और चीनी सरकार ने उन क्रांतिकारियों को अरेस्ट करना शुरू किया और दुर्भाग्यवश इस क्रम में कुछ सैनिक अधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया, जिस कारण सेना में आक्रोश हुई और सेना ने विद्रोह कर दिया। और जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो उन्होंने हेंको के वायसराय दफ्तर में आग लगा दी और जैसे ही वायसराय दफ्तर में आग लगी तो वायसराय और सेनापति नगर छोड़ के भाग गए और इस सब विद्रोहों का नेतृत्व ली युआन हुंग के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गई और इन्होंने ली युआन हुंग ने वुचांग और हेंको को 12 अक्टूबर 1911 ईस्वी को अधिकृत करते हुए एक काम चलाऊ सरकार की घोषणा की। तो 12 अक्टूबर 1911 ईस्वी को ली युआन हुंग के नेतृत्व में चीनी सैनिक अधिकारियों ने, चीनी क्रांतिकारियों ने वुचांग और हेंको पर अपना अधिकार किया 12 अक्टूबर 1911 को और एक काम चलाओ सरकार की घोषणा की। काम चलाओ सरकार की स्थापना हुई और उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की और विज्ञप्ति के अनुसार चीन के सभी प्रांतों और नगरों से आग्रह किया गया, अनुनय विनय किया गया कि मंचू वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। यानी कि एक विज्ञप्ति के द्वारा चीन के सभी प्रांतों और नगरों से मंचू वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकने की अपील की और इस प्रकार संपूर्ण चीन में क्रांति की चिंगारी प्रस्फुटित हुई और 1911 की चीनी क्रांति शुरू हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा तात्कालिक कारण में कि केंद्रीय सरकार की रेल नीति और दूसरी थी हेंको की घटना। तो दो घटनाएं हैं आपको कि केंद्र सरकार की रेल नीति के खिलाफ जेचुआन प्रांत में विद्रोह हुआ और उसी समय हेंको की रूसी बस्ती में जो बम विस्फोट हुआ, तो हेंको की बस्ती की घटना। तो इन दोनों घटनाओं ने तात्कालिक कारण का निर्माण किया और जैसा कि आपको पता है कि 12 अक्टूबर 1911 ईस्वी को ली युआन हुंग के नेतृत्व में वुचांग और हेंको में काम चलाऊ सरकार की घोषणा की गई और एक विज्ञप्ति जारी करके चीन के नगरों से आग्रह किया गया कि मंचू सरकार को, मंचू वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए, इसकी अपील की गई और इस प्रकार संपूर्ण चीन में क्रांति की चिंगारी प्रस्फुटित हुई। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं कारणों के द्वारा 1911 की चीनी क्रांति प्रारंभ हुई और जैसा कि आपको पता है इस क्रांति ने मंचू वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका और चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। यानी कि 1911 की चीनी क्रांति के द्वारा मंचू वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका गया और चीनी गणराज्य की स्थापना हुई। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः हम लोग चर्चा कर लें कि
चीनी रिवॉल्यूशन 1911 की जो चीनी क्रांति थी उसकी पृष्ठभूमि की परिचर्चा हम लोगों ने की और उनके मुख्य कारणों के संदर्भ में हम लोग एक बार फिर से परिचर्चा कर लें। तो पहला कारण है कि विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष। 1911 की चीनी क्रांति का पहला कारण है विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष। दूसरा कारण है मंचू प्रशासन के प्रति घृणा। तीसरा कारण है संसदीय शासन व्यवस्था की मांग की उपेक्षा। चौथा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। पांचवा कारण है अकाल और बाढ़। छठा कारण है आर्थिक दुर्व्यवस्था। सातवां कारण है प्रवासी चीनियों का योगदान। आठवां कारण है नए विचारों का आगमन। नौवां कारण है बौद्धिक जागरण। 10वां कारण है डॉक्टर सन्यात सेन का नेतृत्व। और 11वां कारण जो कि तात्कालिक कारण है, और तात्कालिक कारण में भी दो घटनाएं हैं रेल नीति को लेकर के, जेचुआन प्रांत में क्रांति और हेंको की रूसी बस्ती में बम विस्फोट के कारण वहां पर क्रांति। और फाइनली आपने देखा कि इन कारणों ने 1911 की चीनी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी चीन की क्रांति के संदर्भ में आप परिचर्चा करेंगे, उस पर बातें करेंगे, तो आपको सर्वप्रथम उसके बैकग्राउंड के संदर्भ में बात करनी होगी, जिसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद कौन कौन ट्रीटीज हुए। ट्रीटी ऑफ नानकिंग, ट्रीटी ऑफ वांगिया, ट्रीटी ऑफ वायमकोआ। उसके बाद सेकेंड ओपियम वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ टिनसिंग, ट्रीटी ऑफ बीजिंग। उसके बाद फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर के बाद सिमोनेस्की, ट्रीटी ऑफ सिमोनेस्की। और उसके बाद ताइपिंग रिबेलियन, बॉक्सर रिबेलियन। और इन सब घटनाओं ने चीनी क्रांति के बैकग्राउंड्स का निर्माण किया और चीनी सरकार को हर जाने के रूप में, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सारी राशि देनी पड़ी, जिस कारण चीन की सरकार का आर्थिक दिवालियापन शुरू हुआ और आर्थिक दिवालियेपन की ओर अग्रसर ही होता गया। और चीन का जो ईश्वरीय साम्राज्य था उसकी दुर्दशा शुरू हुई और चीन जैसे ईश्वरीय साम्राज्य एक नाम मात्र का साम्राज्य बचा रह गया। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए चीन की जनता ने, जब चीन की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं बचा, तो उनके सामने, उनके मन में यही विचार था कि इन सब स्थितियों से उबरने हेतु, इन सब स्थितियों से छुटकारा पाने हेतु सर्वप्रथम जरूरी है कि मंचू वंश को राजसत्ता से पदच्युत किया जाए, मंचू वंश की गद्दी को छीना जाए, जिससे कि विदेशी प्रभुत्व समाप्त हो और हम लोगों के बीच में जो भूखमरी की स्थिति है, अकाल की स्थिति है, बेकारी और बेरोजगारी की स्थिति है, वो दूर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने परिचर्चा की 1911 की चीनी क्रांति की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड्स और उसके मेन कॉजेस के संदर्भ में। और मेन कॉजेस आपको मैंने बता दिए, बैकग्राउंड भी बता दिए। तो इस तरह जब कभी भी आप 1911 की चीनी क्रांति की परिचर्चा करेंगे, इस संबंध में कोई आप आंसर टेकल करेंगे, तो आप इन कारणों को जरूर मेंशन करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट वन इज विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष, सेकेंड वन इज मंचू प्रशासन के प्रति घृणा, थर्ड वन इज संसदीय शासन व्यवस्था की मांग की उपेक्षा, फोर्थ वन इज जनसंख्या वृद्धि, फिफ्थ वन इज अकाल बाढ़, सिक्स्थ वन इज आर्थिक दुर्व्यवस्था, सेवंथ वन इज प्रवासी चीनियों का योगदान, एट्थ वन इज नए विचारों का आगमन, नाइन्थ वन इज बौद्धिक जागरण, टेंथ वन इज डॉक्टर सन्यात सेन का नेतृत्व, 11th वन इज तात्कालिक कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप 1911 की चीनी क्रांति के संदर्भ में लिखेंगे या परिचर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।